everyone, welcome to my channel. I am Mehak and you're watching me on the channel Your Helper Mehak. So guys, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश बुक हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर के इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स. So let's get started without any further ado. So here are some of the questions. So question number 1. Who was the narrator? What adventurous task did he take on? जो नरेटर था वो कौन था और उसने कैसा एडवेंचरस टास्क लिया? द नरेटर था जो एक 37-year-old बिजनेसमैन था who was along with his family, जो अपनी फैमिली के साथ set from Plymouth, England. इंग्लैंड में एक जगह है प्लाईमाउथ, वहाँ से वो निकला on a round the world voyage like Captain James Cook had done. कहते कि उसने एक वर्ल्ड टूर तय किया था जैसे कि कैप्टन जेम्स ने किया था 200 साल पहले अर्लियर इन 30-ton वुडन हल्ड बोट. जो वेट था बोट का जिसमें उन्होंने ट्रैवल किया था थ्रू आउट द वर्ल्ड वो 30 टन था. वो ऐसे ही एक एडवेंचरस टास्क पर निकले थे. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डिड दे प्रिपेयर फॉर दिस ओनरस टास्क? वो इतने खतरनाक ओनरस टास्क के लिए वो कैसे प्रिपेयर हुए? फॉर 16 years, they spent all their leisure time improving their seafaring skills in British waters. जो पिछले 16 सालों तक उन्होंने जो अपना सारा मतलब वेला टाइम था, जो उनके पास फ्री टाइम होता था, लेजर टाइम, वो उन्होंने अपने सी फायरिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में लगा दिया. कहाँ पे? ब्रिटिश वाटर्स में. वो अपने सी फायरिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते रहते थे. दे बॉट अ बोट, उन्होंने एक बोट खरीदी जिसका नाम था वेव वॉकर और 23 मीटर लॉन्ग 30-ton वुडन हल्ड वेसल दैट हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट. जैसे जेम्स ने 200 साल पहले 13-ton वुडन हल्ड बोट में ट्रैवल किया था वैसे ही उन्होंने बोट बनाई थी जो 23 मीटर लॉन्ग थी. इसका नाम वेव वॉकर था. उसे प्रोफेशनली बिल्ड किया गया था फॉर दिस पर्पस. दे स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट. उन्होंने बहुत सारे महीने लगा दिए उसे फिट करने में एंड उसे टेस्ट करते रहने में. जहाँ पे भी उन्हें सबसे मतलब खतरनाक भयानक वेदर मिलता था, रफेस्ट वेदर दैट दे कुड फाइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मैनी पीपल वर देयर इन द बोट? बोट में जो कितने लोग थे, कौन कौन था? द फोर ऑफ देम द नरेटर, हिज वाइफ मैरी, सन जोनाथन एंड डॉटर सुजैन. उनमें से 4 तो थे, एक नरेटर, उनकी वाइफ मैरी, उनका सन जोनाथन और उनकी बेटी सुजैन. सेल्ड फॉर 1,05,000 kilometers to the west coast of अफ्रीका टू केप टाउन. उन्होंने अब तक वो कितना सेल कर चुके थे? मतलब जब वो ये 4 जन थे तो उन्होंने 1,05,000 ट्रैवल कर लिया था किलोमीटर्स में और वो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन पहुंच चुके थे. दे टुक ऑन 2 crewmen with them, an American Larry Vigil and a Swiss Herb Sizzler before setting sail on the southern Indian Ocean. अब जब वो केप टाउन पहले पहुंचे तो उन्होंने अपने साथ 2 क्रूमैन ले. एक अमेरिकन लैरी विजिल, उनका नाम था, वो अमेरिका से था, एंड एक स्विस से था हर्ब सिजलर. उन्होंने ये दोनों क्रूमैन्स को लिया जब वो साउथर्न इंडियन ओशंस की तरफ बढ़ रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ रफ वेदर? पहला इंडिकेटर रफ वेदर का क्या था? ऑन देयर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, जब वो केप टाउन से निकले उनके सेकेंड दिन पर दे इनकाउंटेड स्ट्रॉन्ग विंड्स. उन्हें स्ट्रॉन्ग विंड्स का सामना करना पड़ा. फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ वीक्स से तक द गेल्स ब्लू कंटिन्यूसली. जो स्ट्रॉन्ग विंड्स थी वो कंटिन्यूसली ब्लू हो रही थी. द गेल्स डिड नॉट वरी द नरेटर. जो स्ट्रॉन्ग विंड्स थी उन्होंने नरेटर को परेशान नहीं किया इतना ज़्यादा, उनको नरेटर को ज़्यादा वरी नहीं हुई. बट द साइजेस ऑफ द वेव वर डिस्टर्बिंग. जो वेव्स के साइजेस थे मतलब वो बहुत बड़ी थी वेव्स, तो वो डिस्टर्बिंग थी, मतलब डिस्टर्ब कर रही थी पूरी बोट को. क्वेश्चन नंबर 5. वट ऑर्डील अवेटेड देम ऑन 2 जनवरी? मतलब कौन सी परेशानी उनका वेट कर रही थी 2 जनवरी को? आफ्टर द सेलिब्रेटेड क्रिसमस, जब उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट कर लिया, द वेदर चेंज फॉर द वर्स. कहते जो वेदर थी वो चेंज हो गया था, बहुत बुरी तरीके का वेदर हो गया था, वर्स हो गया था. ऑन द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 2 जनवरी, जो अर्ली मॉर्निंग थी 2 जनवरी की, द वेव्स बिकम ह्यूज. जो वेव्स थी बहुत बड़ी हो चुकी थी. एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जब वेव ऊपर उठती थी शिप पूरे टॉप पर होती थी वेव के. दे कुड सी द वास्ट सी रोलिंग टूवर्ड्स देम.
वो देख पा रहे थे कि जो बहुत बड़ा समुद्र है, वो जो सी है, वो उनके तरफ रोल करता हुआ आ रहा है. द विंड सीम टू बी होलिंग. विंड ऐसा लग रहा था कि वो चिल्ला रही हैं, होल कर रही हैं. क्वेश्चन नंबर 6. What measures did they take to counter this ordeal? मतलब जो ये परेशानी उनका मतलब वेट कर रही थी, ordeal थी, उन्होंने उसके लिए क्या क्या तैयारियां कर रखी थी. They dropped the storm jib and lashes a heavy mooring rope in a loop across the stem to slow the boat. उन्होंने एक जिब लगा लिया था, उन्होंने जिब ड्रॉप कर दिया था. जिब क्या होता है कि एक पर्दा टाइप होता है जो मतलब विंड्स का सामना करने के लिए लगाया जाता है, और एक mooring rope in a loop मतलब एक होता है नीचे बहुत मतलब भारी लूप होता है जो कि रोप के साथ बंधा होता है, और उसको जो सी बेड में जाकर ना मतलब अटक जाता है. उससे क्या होता है कि जो बोट है वो स्लो होने लग जाती है. एंड देन डबल लैश्ड एवरीथिंग. तो सब उन्होंने डबल लैश किया, सब चेक किया डबलली. वेंट थ्रू देयर लाइफ राफ्ट ड्रिल. मतलब उन्होंने जो उनकी ड्रिल थी, लाइफ राफ्ट के लिए ड्रिल थी, उन्होंने उनको चेक थ्रू किया. लाइफ लाइन्स अटैच की, ऑयल स्किन्स और लाइफ जैकेट्स उन्होंने पहनी. What happened on the evening of 2nd January? अब 2nd January की evening को क्या हुआ? On the evening of 2nd January, there was a lull before the storm. 2nd January को क्या था कि storm एक lull की तरह था. As the sky grew dark, जब जैसे ही जो sky थी वो अंधेरा हो रहा था, they heard a growing roar. मतलब जो आवाज़ थी winds की वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी. And saw a massive cloud rising at the rear of the ship. और उन्हें क्या लग रहा था कि एक क्लाउड है जो ना जो शिप के आगे है वो बढ़ता ही जा रहा है. टू देयर डिसमे इट वाज अ ह्यूज वेव. उनकी बुरी किस्मत के लिए एक बहुत बड़ी वेव थी. ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव्स. जो बहुत बड़ी बड़ी वेव्स उन्होंने पहले बताया था कि शिप टॉप पे चल रही थी, उससे भी डबल हाइट की ये वेव थी. विद ए fearsome ब्रेकिंग टॉप. सो ये उनका जो fearsome ब्रेक कर सकती है उनके टॉप को. क्वेश्चन नंबर 8. What happened when they tried to ride over the wave? तब क्या हुआ जब उन्होंने वेव के ऊपर राइड करने की कोशिश की, तो तब क्या हुआ? When they tried to ride over the wave, जब उन्होंने ट्राई किया वेव के ऊपर राइड करने को, there was a loud blast. बहुत बड़ा एक ब्लास्ट हुआ. That shook the deck. जिसने डेक को हिला दिया. Water gushed over the ship. Water पूरी शिप में फैल चुका था. The narrator's head hit the wheel. जो नरेटर का सर था उसको व्हील हिट कर गया था उसे. And he was thrown overboard into the water. और उसे जो पानी के बहाव के कारण उसे बहुत दूर जाकर फेंक दिया था. ही एक्सेप्टेड हिज इम्पेंडिंग डेथ. और उसने जो अपनी इम्पेंडिंग डेथ थी, मतलब जो अभी वो मरा नहीं था, उसे एक्सेप्ट कर लिया था. एंड वाइल ही वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस ही फेल्ट पीसफुल. जब मतलब वो अपनी होश खो रहा था, कॉन्शियसनेस को खो रहा था, तो उसे पीस मिलता जा रहा था. Question number 9. How did the narrator get back to the ship after having been thrown into the sea? जब नरेटर जो थे, जब उन्हें थ्रो कर दिया गया था, मतलब पानी की वजह से वो दूर फेंके जा चुके थे सी में, तो नरेटर शिप में कैसे बैक हुए? आफ्टर द नरेटर फेल्ट ही वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस. जब नरेटर को मतलब ये फील होने लगा कि वो अपनी होश खो रहे हैं, हिज हेड सडनली पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर. उनका जो हेड था वो सडनली पानी के बाहर आ गया. A few meters away he saw wave walker. और कुछ ही मीटर्स की दूरी पर उन्हें वेव वॉकर दिख रही थी. नियरली ओवरटर्न, मतलब जो बिल्कुल ओवरटर्न होने वाली थी, डूबने वाली थी. देन अ वेव थ्रू इट अपराइट. उसके बाद एक वेव ने उसे शिप को सीधा कर दिया. ही ग्रैब द गार्ड रेल्स. उसने गार्ड रेल्स जो थी शिप की बंधी हुई थी उन्हें पकड़ लिया. एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर्स मेन बूम. और एयर के थ्रू उस वेव वॉकर में वो दोबारा पहुंच गए. द वेव टॉस्ड हिम ऑन टू द डेक लाइक अ रैग डॉल. और वेव्स ने उसे डेक पर ऐसे ले जा मारा जैसे हम किसी रैग डॉल को फेंक देते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. हाउ डिड दे मैनेज टू थ्रो आउट वाटर फ्रॉम द शिप? उन्होंने शिप में जो वाटर घुस चुका था उसे बाहर फेंकने की कैसे मैनेज किया उसने? विद द नरेटर्स वाइफ मैरी एट द व्हील. जो नरेटर की वाइफ थी अब वो व्हील पे थी. द नरेटर हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन. वो आधे तैरकर आधे क्रॉल करके अपने चिल्ड्रंस के कैबिन तक पहुंचे. वे ही फाउंड अ हैमर स्क्रूज एंड कैनवस. वहाँ पे उन्हें क्या मिला? एक हैमर मिल गया, स्क्रू मिल गया और कैनवस मिल गया. कैनवस एक प्लास्टिक टाइप कपड़ा होता है
एंड स्ट्रगल बैक ऑन द डेक, और फिर वैसे ही स्ट्रगल करते हुए, स्वैम क्रॉल करते हुए वो डेक पर वापस आए। ही सिक्योर्ड वाटरप्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस दी वाइड ओपन होल्स, जो वाइड ओपन होल्स थी, बहुत खुले खुले होल्स थे, उन पे उन्होंने वाटरप्रूफ हैच कवर्स वो कैनवस लेकर आए थे, वो उन्होंने मैनेज किया कि वहाँ पे लगा दें। विद हर्ब एंड लैरीज असिस्टेंस ही मैनेज थ्रू आउट द वाटर। हर्ब और लैरी जो उनके साथ दो क्रूमेन आए थे, उनकी मदद लेकर उन्होंने वाटर थ्रू आउट करने को मैनेज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वर द डिफ़िकल्टीज दैट दे फेस दैट नाइट। वो कौन सी डिफ़िकल्टीज थी उनके बारे में बताइए जो उन्होंने सारी रात फेस की। द नाइट वॉज बिटरली कोल्ड, जो नाइट थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी। एंड दे वर पंपिंग वाटर आउट ऑफ द शिप वो क्या कर रहे थे, पानी शिप के बाहर फेंक रहे थे। स्टीयरिंग द शिप एंड वर्किंग द रेडियो, और शिप को भी सही डायरेक्शन में लेके जा रहे थे, रेडियो पर भी वर्क कर रहे थे। मोर ओवर दे वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू देयर कॉल्स फॉर हेल्प, जो वो कॉल्स कर रहे थे हेल्प के लिए, उनका उन्हें कोई रिप्लाइज नहीं मिल रहे थे। एंड दे वर इन रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्यों नहीं मिल रहे थे उनके कॉल्स के जवाब, क्योंकि वो एक रिमोट कॉर्नर में थे जहाँ सिग्नल्स ही नहीं थे। Question number 12. What injuries did Sue sustain? What does it reveal about her? जो इंजरीज स्यू को हुई थी, उसने उसे कैसे सस्टेन किया और कब उसने हाउ व्हाट डज कैसे रिवील किया। स्यू हैड बम्प्ड हर हेड एंड देयर वाज अ बिग बम्प अबव हर आई। स्यू के सर पे स्यू हैड बम्प्ड हर हेड, मतलब उसका जो हेड था वो बम्प हो चुका था, मतलब एंड उसके आईज के ऊपर भी एक बिग बम्प था, मतलब जैसे सूज जाता है ना हमारा सिर किसी चीज़ से टकरा कर, वैसे हो गया था। शी हैड 2 ब्लैक आईज, उसकी जो आंखें थी वो ब्लैक हो चुकी थी। एंड डीप कट ऑन हर आर्म, उसकी आर्म पे एक डीप कट था। शी शोड रिमार्केबल मैच्योरिटी फॉर अ 7-year-old when she said that she didn't want to worry them when her father was trying to save all of them. उसने एक मैच्योरिटी का रिमार्क उसने दिखाया जब उसने कहा कि ये एक मैच्योरिटी का रिमार्क था एक 7-year-old गर्ल के लिए, जिसने मतलब दिखाई अपनी मैच्योरिटी, और उसने कहा कि मैं अपने फादर को वरी करने नहीं देना चाह रही थी, क्योंकि जब वो अपने बच्चों के हमारे लिए हम सबको बचाने के लिए इतना ट्राई कर रहे थे, तो मैं उन्हें और चिंता में डालना नहीं चाह रही थी। Question number 13. After the water level receded, what was their next concern? What did they decide to do? जब जो वाटर लेवल था वो बहुत मतलब बढ़ गया था, तो उनका अगला कंसर्न क्या था और उन्होंने ये करने के लिए क्यों डिसाइड किया। Having survived 15 hours since the wave hit, जब वेव ने उन्हें हिट किया था उसके बाद उन्होंने 15 घंटे तक सर्वाइव किया। The narrator checked the charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. उसके बाद नरेटर ने चार्ट्स को चेक किया, कैलकुलेट किया कि यहाँ पे दो कुछ स्मॉल आइलैंड्स हैं कुछ few hundred kilometers away in the east. One of them was Lie Amsterdam. एक उनमें से क्या है, लाई एम्स्टरडैम है। नोइंग वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड फॉर मच लॉन्गर, दे एम्ड टू रीच द आइलैंड। क्योंकि उन्हें अब पता था कि वेव वॉकर ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगी, सो वो उनका एम क्या था कि वो आइलैंड तक पहुंच जाएं। क्वेश्चन नंबर 14. बट आर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, व्हाई डज द नरेटर सो। उन्होंने एक लाइन बोली, बट आर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। उन्होंने क्यों कहा। By 4 January they ate their first meal in almost 2 days. कहते उन्होंने कहा कि जो 4 जनवरी को उन्होंने अपना पहला मील खाया 2 दिन के बाद, आफ्टर पंपिंग आउट मोस्ट ऑफ द वाटर, अपना मतलब सारा पानी जो उन्होंने ज़्यादातर पानी था उन्होंने बाहर फेंक चुके थे। बट देयर ब्रेथ वो शॉर्ट लिव, पर उनकी जो ब्रेथ थी वो शॉर्ट लिव हो चुकी थी। Soon after black clouds gathered and the wind rose to 40 knots. अभी जो ब्लैक क्लाउड्स थे वो फिर आने लग गए थे, दोबारा हो गए थे, ठीक है। और जो विंड की स्पीड थी वो 40 नॉट्स हो गई थी। नॉट्स यूनिट्स हैं स्पीड ऑफ विंड को मेजर करने के लिए। द सी केप्ट गेटिंग हायर, जो सी थी वो हायर होती जा रही थी, मतलब वेव्स हायर होने लगी थी। द वेदर डिटेरियोरेटेड एंड बाय डॉन ऑन 5 जनवरी द सिचुएशन टर्न होपलेस अगेन। जो वेदर था वो और ख़राब हो गया एंड 5 जनवरी तक जो सिचुएशन थी वो होपलेस हो गई थी, मतलब अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं बची थी दोबारा।
Question number 15. What did John say that left the narrator speechless? John ने ऐसा क्या कहा जो नरेटर को speechless कर गया, मतलब नरेटर के को कहने के लिए कुछ मुंह में शब्द नहीं बचे. When the narrator tried to comfort and reassure the children, जब नरेटर उन्हें comfortable करने की चिल्ड्रन को अपनी कोशिश कर रहे थे, जॉन सेड दैट दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग. जॉन ने कहा कि वो मरने से उन्हें डर नहीं लगता. इफ ऑल 4 ऑफ देम कुड बी टुगेदर. उन्होंने कहा कि अगर हम सब चारों जन टुगेदर हैं तो मुझे मरने से डर नहीं लगता. द नरेटर कुड फाइंड नो वर्ड्स टू रिस्पॉन्ड. नरेटर को कुछ शब्द नहीं मिल रहे थे उसका जवाब देने के लिए. बट ही लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटर्मिन्ड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग ही हैड. पर उन्होंने फिर क्या किया, उन्हें चिल्ड्रंस कैबिन को छोड़ दिया. टू फाइट द सी, उन्होंने सी को फाइट करने के लिए जो भी उनके पास सामान था. क्वेश्चन नंबर 16. What action did the narrator take after having decided to fight the sea? नरेटर ने क्या एक्शन लिया जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो सी के साथ लड़ेंगे. टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड. जो स्टारबोर्ड साइड जो भी वीक हो चुकी थी उसे बचाने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ही डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स. उन्होंने क्या किया कि जो अनडैमेज पोर्ट हल था जो फेस कर रहा था जो वेव्स आ रही थी, टू हीव टू विद द यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप. फिर उनके क्या किया, नायलॉन रोप एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन. उन्होंने ये सब चीज़ें यूज़ की और फाइट करने के लिए शुरू किया. Question number 17. How did the narrator make his calculations to find out their position on 6th January? Narrator ने कैसे calculations किए अपनी position को find out करने के लिए on 6th January? The wave walker rode out of the storm and by the morning of 6th January, the narrator worked on wind speeds, changes of course, drift and current in an effort to calculate their position. जो वेव वॉकर थी वो स्टॉर्म से बाहर आ चुकी थी. मॉर्निंग 6 जनवरी तक नरेटर ने विंड की स्पीड पर वर्क किया और जो कोर्स चेंज हो रहे थे उन पर वर्क किया, ड्रिफ्ट और करंट पे वर्क किया, ताकि ये उनके एफर्ट्स थे ताकि वो जो पोजीशंस हैं उन्हें कैलकुलेट कर पाएँ. क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इंस्ट्रक्शन डिड द नरेटर गिव लैरी? व्हाट डिड ही एक्सपेक्ट? उन्होंने लैरी को क्या इंस्ट्रक्शन दी और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे. At about 2 p.m. the narrator asked Larry to steer a course of 185 degrees. 2 बजे के करीब द नरेटर ने क्या कहा लैरी को कि जो स्टीयरिंग है उसे 185 डिग्रीज घुमा दो. एंड सेड दैट इफ़ वी आर लकी, कहा उन्होंने कि अगर हम लकी होंगे दे वुड सी द आइलैंड एट अबाउट 5 p.m. तो वो आइलैंड उन्हें दिख जाएगा 5 बजे तक. He was not optimistic himself, so he went below, climbed on his bunk and slept off. वो उससे भी पूरा श्योरिटी नहीं थी, वो नीचे गया और सो गया. Why did the narrator feel that he was not the best captain? What was the surprise in store for him? नरेटर को ऐसा क्यों लगा कि वो बेस्ट कैप्टन नहीं है और वो सरप्राइज क्यों था जब उसे जो बात थी उसके लिए स्टोर थी उसे पता चला. When John called him the best daddy in the whole world and the best captain, जब जॉन ने उसको ऑथर नरेटर को बताया कि वो बेस्ट डैडी हैं सारे वर्ल्ड के और बेस्ट कैप्टन भी, द नरेटर वॉज रिजेक्टेड फॉर नॉट बीइंग एबल टू लोकेट द आइलैंड. जो नरेटर थे वो डिजेक्ट हो चुके थे, डिसअपॉइंटेड थे कि उन आइलैंड उनसे छूट गया होगा. सो ही रिफ्यूटेड द स्टेटमेंट. सो उन्होंने इस स्टेटमेंट को रिफ्यूज़ कर दिया. The truth was the island was just in front of them. पर सच ये था कि जो आइलैंड था वो बिल्कुल उनके सामने था. So question number 20 and this is the last one question. Why did the narrator feel that it was the most beautiful island? Narrator को ऐसा क्यों लगा कि जिस आइलैंड पर वो पहुंच चुके थे वो सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड था. The narrator saw Lie Amsterdam. Narrator को दिखा जो आइलैंड था लाई एम्स्टर्डम. इट वॉज एन अनवेलकमिंग पीस ऑफ वल्केनिक रॉक. ये एक अनवेलकमिंग पीस था वल्केनिक रॉक का विद लिटिल वेजिटेशन, जहाँ पे थोड़ी सी वेजिटेशन थी. बट टू देम इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड. पर उनके लिए सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड था वर्ल्ड का, क्योंकि बिकॉज इट हेल्ड फॉर देम द होप ऑफ देयर सर्वाइवल. क्योंकि उनके लिए एक होप बना था उनकी सर्वाइवल के लिए. So this was all about today's question answers. Thank you so much for watching.
and meet you in the next video. Thank you so much for watching.